सो हेलो एवरीवन। हमने लास्ट पार्ट में देखा था राइट टू कंट्रोल हमने देखा था कि राइट टू कंट्रोल लेज़ी के पास में कब होता है, अगर उसके पास में सॉरी राइट टू ऑब्टेन सब्सटेंशियली ऑल इकोनॉमिक बेनिफिट हो या राइट टू डायरेक्ट द यूज़ ऑफ एन इकोनॉमिक एसेट हो। हमने फिर उसमें डिटेल में एक एक चीज़ को देखा था, जिसमें सब्सटेंशियली ऑल इकोनॉमिक बेनिफिट लेज़ी के पास में कब हो, जब उसको मिल रहा हो सब्सटेंशियली ऑल इकोनॉमिक बेनिफिट किसके थ्रू, प्राइमरी आउटपुट के थ्रू, बाय प्रोडक्ट के थ्रू या कमर्शियल ट्रांजेक्शन विद थर्ड पार्टी के थ्रू, जिसको हम सबलीज बोलते थे। अभी हम इसके ही नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, द यूज़ ऑफ एन एसेट, राइट टू डायरेक्ट द यूज़ ऑफ एन एसेट। 3.2.1 उसके बाद में हम देखते हैं 3.2.2। राइट टू डायरेक्ट द यूज़ ऑफ एन एसेट। राइट टू डायरेक्ट द यूज़ ऑफ एन एसेट किसके पास में होता है? राइट टू डायरेक्ट द यूज़ ऑफ एन एसेट उसके पास में होता है जो डिसाइड कर सकता है, जो क्या कर सकता है, डिसाइड कर सकता है फॉर व्हाट, कौन से पर्पस के लिए और किस तरह से एसेट यूज़ होने वाली है, कौन से पर्पस के लिए एंड किस तरह से एसेट यूज़ होने वाली है, जो ये डिसाइड कर सकता है उसके पास में राइट टू यूज़ ऑफ एन एसेट होता है। डिसाइड फॉर व्हाट पर्पस एंड हाउ, ठीक है। और जिससे क्या होने वाला है, जिससे होने वाला है इकोनॉमिक बेनिफिट, जो ड्राइव करेगा इकोनॉमिक बेनिफिट, जो ड्राइव करेगा इकोनॉमिक बेनिफिट। उसी के साथ में एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे रहता है कि भैया उसको ऑपरेट, तो कौन ऑपरेट करेगा ये इसके लिए ज़रूरी है ही नहीं। चाहे सप्लायर ऑपरेट कर रहा हो, कस्टमर ऑपरेट कर रहा हो, दैट डजेंट मेक एनी सेंस। हमें राइट टू डायरेक्ट द यूज़ ऑफ एन एसेट के लिए देखना है कि किस पर्पज़ के लिए एसेट यूज़ हो रही है और कैसे एसेट यूज़ हो रही है, व्हाट पर्पज़ एंड हाउ। सॉरी। एंड उसके बाद में कभी कभी ऐसे हो सकता है कि रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि यार सपोज़ मान लो कि ए कस्टमर है, ए जो है वो लेज़ी है, बी जो है वो लेज़र है। ए बी के पास में गया, बी के पास में क्या थी, एक जहाज़ थी मान लीजिए, बी के पास में थी एक जहाज़। अभी इसने बोला कि यार एक जहाज़, ए ने बोला कि बी को हमको एक जहाज़ जो है वो रेंट पे दे दो। रेंट पे माने लीज़ पे दे दो, कितने पीरियड के लिए, 5 साल के लिए दे दो, पेमेंट हम कर देंगे तुमको, मान लो 1 लाख रुपए रेंट का पेमेंट कर देंगे। अब तुमको बी ने बताया कि भाई इसको ना तुम हाई सी में मत लेके जाना, क्योंकि मेरा जो जहाज़ है ना वो डूब सकता है, तो हाई सी में मत लेके जाना, ये जहाज़ डूब सकता है। ये कंडीशन उसने एग्रीमेंट में ही डाल के दे दी, बराबर। और अगर डूब गया तो तुमको पेनल्टी लगेगी या कुछ भी फाइन लगेगा, ऐसा कोई कंडीशन बोला। अभी तुम बोलोगे कि अरे यार ये तो हाई सी में लेके जाने नहीं बोल रहा है, तो राइट टू डायरेक्ट द यूज़ ऑफ एन एसेट तो कस्टमर के पास में है ही नहीं, ये तो सप्लायर के पास है। नहीं, ये तो प्रोटेक्टिव राइट है ना भाई। इंडेस 116 ने स्पेसिफिकली कहा है कि अगर प्रोटेक्टिव राइट है, जो भी रिस्ट्रिक्शन लगाया है सप्लायर ने, वो अगर प्रोटेक्टिव राइट है ना, तो उसको तुमको इग्नोर करना पड़ेगा। वो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं हो सकता है कि किसके पास में राइट टू यूज़ द आइडेंटिफाइड एसेट है या नहीं, ठीक है। ये हमने कंसेप्ट देख लिया, हमने कंसेप्ट देखे राइट टू डायरेक्ट द यूज़ ऑफ एन आइडेंटिफाइड एसेट। वो किसके पास में होता है? वो उसी के पास में होता है जो डिसाइड कर सकता है व्हाट पर्पज़ एंड हाउ द एसेट इज़ यूज, जो इकोनॉमिक बेनिफिट ड्राइव करेगा। ऑपरेट कौन कर रहा है एसेट को वो इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड प्रोटेक्टिव राइट होना चाहिए। और सॉरी, सप्लायर के पास में जो राइट है वो प्रोटेक्टिव राइट होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन वाला। तभी हम बोलेंगे कि राइट टू डायरेक्ट द यूज़ ऑफ एन एसेट किसके पास है? कस्टमर के पास में, ठीक है। अभी अपन देखते हैं, जस्ट 1 मिनट। तो राइट टू डायरेक्ट की हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पज द एसेट इज़ यूज आर मोस्ट रिलेवेंट फैक्टर। तो ये वाला एक इम्पॉर्टेंट है, मैं इसमें से आपको तो इम्पॉर्टेंट हाईलाइट करके दे रहा हूँ, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। बट ना तो आपको डेफिनेटली सब कुछ ही चाहिए, बट अभी डेफिनेटली इन वीडियोस में मैं सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाऊँगा, बट जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें, मतलब इन चीज़ों को करके भी आप बहुत अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। वैसी चीज़ें मैं सारी कवर कर रहा हूँ इसमें, जो भी इम्पोर्टेंट है, और डेफिनेटली क्वेश्चंस में 100% कवर करूँगा।
देन कस्टमर हैड द राइट टू डायरेक्ट द हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस। ये वाला तुम देखो, ये वाला अपन ने कवर कर लिया। और ये जो है ना कि मैंने तो आपको बताया था, देखो ये ऑपरेट वाला पार्ट, ये ऑपरेट वाला पार्ट आप यहाँ से पूरा हाईलाइट है। यही सब बात इन्होंने इंग्लिश में बताई है, जो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि कौन ऑपरेट कर रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। कस्टमर भी ऑपरेट कर सकता है, सप्लायर भी ऑपरेट कर सकता है। अगर आपको थोड़ा स्पेसिफिकली बताना हो तो देखिए, दैट कस्टमर में डायरेक्ट द यूज ऑफ एन एसेट दैट इज ऑपरेटेड बाय द सप्लायर्स पर्सनल। The customer does not need the right to operate the underlying asset to have the right to direct the use। क्लियरली लिखा हुआ है एंड इसमें ही, ठीक है। अभी उसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है देखते हैं चलो, कि कस्टमर एक्स है, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द सप्लायर वाई। एक्स कौन है फिर? लेजी। वाई कौन हो गया? लेजर। 5 year पीरियड का लीज है। द व्हीकल इज आइडेंटिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। सप्लायर वाई कैन नॉट सब्सटीट्यूट फॉर अनदर व्हीकल। अच्छा, सप्लायर वाई के पास में सब्सटेंटिव सब्सटीट्यूशन राइट है क्या? फिर नहीं, क्योंकि वो सब्सटीट्यूट ही नहीं कर सकता है। सब्सटेंटिव तो छोड़ ही दो, सब्सटीट्यूशन राइट ही नहीं है। तो अंडर द कॉन्ट्रैक्ट में क्या होने वाला है, कस्टमर एक्स जो होगा वो ऑपरेट करेगा व्हीकल को, ठीक है। ऑपरेशन का राइट वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन पूछ क्या रहे हैं पहले वो देखते हैं कि किसके पास में राइट टू डायरेक्ट द यूज़ है। अच्छा, राइट टू डायरेक्ट द यूज़ पूछ रहे हैं तो हमको तो वो कंडीशन देखनी पड़ेगी कि कौन सा व्हाट पर्पस कौन डिसाइड कर रहा है, हाउ कौन डिसाइड कर रहा है कि नहीं, ये अपने को देखना है। कस्टमर एक डिसाइड हाउ द एसेट इज़ यूज। अच्छा, हाउ वाला ये कर रहा है। वेयर द व्हीकल गोस, ये भी ये डिसाइड कर रहा है। एज वेल एज व्हेन एंड वेदर इट इज़ यूज एंड व्हाट इज़ यूज फॉर। तो हाउ भी डिसाइड कौन कर रहा है? कस्टमर एक्स डिसाइड कर रहा है। फॉर व्हाट पर्पज एसेट विल बी यूज, तो ये भी कौन डिसाइड कर रहा है? कस्टमर एक्स डिसाइड कर रहा है। सप्लायर वाई प्रोहिबिट कर रहा है बट कि सर्टन यूजेस ऑफ द व्हीकल एंड मॉडिफिकेशन टू द व्हीकल टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एन एसेट। अगर वो प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एन एसेट के लिए रिस्ट्रिक्टिव राइट लगाया गया है तो ये तो प्रोटेक्टिव राइट हो गया। और प्रोटेक्टिव राइट जो होता है वो राइट टू यूज़ ऑफ एन एसेट को डिटरमाइन करने में कोई भी चेंज नहीं करता है। राइट टू यूज़ किसके पास होता है? जो हाउ एंड व्हाट पर्पज एसेट विल बी यूज्ड वो डिसाइड कर पाता है। अब ये कौन डिसाइड कर रहा है? यहाँ पे कस्टमर एक्स डिसाइड कर रहा है। अगर कस्टमर एक्स डिसाइड कर रहा है हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पज एसेट विल बी यूज्ड, तो स्टेट वेदर कस्टमर एक्स हैज द राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ द व्हीकल थ्रू आउट द पीरियड ऑफ लीज। येस, द कस्टमर एक्स हैज़ द राइट, क्योंकि वो डिसाइड कर पा रहा है हाउ द व्हीकल इज यूज्ड, व्हेन एंड वेदर द व्हीकल इज यूज्ड। सप्लायर वाई के पास का राइट जो है वो खाली प्रोटेक्टिव राइट है। हो गया, तो इलस्ट्रेशन नंबर 9 भी कवर हो गया अपना। अभी देखते हैं इलस्ट्रेशन 10। एंटिटी ए कॉन्ट्रैक्ट करता है सप्लायर एच के साथ में। तो अभी देखो यहाँ पे, सॉरी, ए कौन है? लेजी है। एच कौन है? तुम्हारा लेज़र हो गया। एंटिटी ए डिज़ाइन द फैसिलिटी। ए ने क्या किया? ए ने डिज़ाइन किया भाई। सप्लायर एच जो है वो ओन कर रहा है फैसिलिटी को। बाप रे, एच ओन कर रहा है फैसिलिटी को। एंटिटी ए स्पेसिफाई हाउ मेनी पार्ट्स इट नीड्स एंड व्हेन इट नीड्स द पार्ट। ए ने क्या बताई? हाउ एंड व्हेन इट नीड्स बताई। बराबर, ओन तो सप्लायर एच कर रहा है। सप्लायर एच ऑपरेट्स द मशीनरी, मेक ऑल ऑपरेटिव डिसीजन हाउ एंड व्हेन द पार्ट्स इज यूज। हाउ एंड व्हेन तो ये डिसाइड कर रहा है, क्योंकि इसने तो नीड बताई ना। कस्टमर आके नीड बताएगा अपनी कि मुझे चाहिए 2 शर्ट्स, बराबर। अब ये तो ओनर डिसाइड करेगा ना कि उसको 2 शर्ट कब बनाने हैं, रात में बनाने हैं, नाइट में बनाने हैं, मॉर्निंग में बनाने हैं, है कि नहीं। तो वैसे ही सप्लायर एच ओन कर रहा है फैसिलिटी को। एंड हाउ एंड व्हेन पार्ट्स आर टू बी प्रोड्यूस एज लॉन्ग एज इट मीट्स द कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्वायरमेंट टू डिलीवर द स्पेसिफिक नंबर ऑन द स्पेसिफाइड डेट। तो सप्लायर एच के पास में सब्सटीट्यूट करने का राइट नहीं है, वो छोड़ दो। एग्जामिन विच पार्टी हैज़ द राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ एन आइडेंटिफाइड एसेट, एच। बट पहली बात तो यहाँ पे लीज तो कुछ हुई नहीं, ये लीज का कहाँ एग्रीमेंट है? ए को तो चाहिए, तुम ए ने डिज़ाइन किया मशीनरी, ए को चाहिए हाउ मेनी पार्ट्स इट नीडेड, तो ये तो सप्लाई एग्रीमेंट हो गया, है कि नहीं। यहाँ पे लीज क्या है? मांग ही खा रहा है ए कुछ, तो ए कुछ मांग नहीं रहा, तो ये सप्लाई एग्रीमेंट है। और राइट टू कंट्रोल द यूज़ ऑफ एन आइडेंटिफाइड एसेट किसके पास है? एच के पास में है, क्योंकि वो ओन भी कर रहा है एंड हाउ एंड व्हेन द एसेट इज़ यूज्ड वो भी वो डिसाइड कर रहा है। डज नॉट, एंटिटी ए के पास में राइट नहीं है,
नॉट डायरेक्ट द यूज ऑफ एन एसेट, है कि नहीं, क्योंकि उससे उसको कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होने वाला है। सप्लायर एच डिटरमाइन करने वाला है कि हाउ एंड व्हेन द इक्विपमेंट इज ऑपरेटेड वंस द कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड, देयरफॉर सप्लायर एच हैज द राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ एन आइडेंटिफाइड एसेट। ठीक है, एंड दिस अरेंजमेंट इज नॉट अ सप्लाई, दिस अरेंजमेंट इज अ सप्लाई अरेंजमेंट नॉट अ लीज, है कि नहीं, ये तो क्लियर हो गया। तो इलुस्ट्रेशन नंबर 10 भी अपना कवर हो गया। उसके बाद में अपन देखते हैं इलुस्ट्रेशन नंबर 11। एंटिटी एल जो है वो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर रही है कंपनी ए के साथ में शिप ओनर। तो ए कौन है, लेज़र हो गया, एल कौन हो गया, लेजी हो गया, फॉर द यूज़ ऑफ एन आइडेंटिफाइड एसेट, मतलब जो है शिप। एंटिटी एल डिसाइड वेदर एंड व्हाट कार्गो विल बी ट्रांसपोर्टेड। एल डिसाइड करेगी वेदर एंड व्हाट and when and which port the ship will be used throughout the period. When, which, subject to restrictions specified in the contract. Restriction prevent the entity L from selling the ship into the water at a high risk for piracy carrying explosive materials at a cargo. ए ने रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि उसको यार हाई सी में मत लेके जाओ, क्या होगा, पायरेट घूमते हैं ना भाई, पायरेसी हो जाएगी। सो कंपनी ए ऑपरेट्स एंड मेंटेन्स द शिप एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ पैसेज। जो स्टेट हु हैज़ द राइट टू डायरेक्ट द यूज, देखो व्हेन व्हाट व्हेन वे तो जो वेदर है, व्हाट है, व्हेन है, विच है, वो सारा डिसाइड कौन करेगा, एंटिटी एल डिसाइड करेगी कि शिप कब जाएगी, कैसे जाएगी, किस तरह से ऑपरेट होगी, वो सारा डिसीजन कौन लेने वाली है, एंटिटी एल लेने वाली है। एंटिटी ए क्या करने वाली है, एंटिटी ए ने खाली रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था कि भैया एकदम हाई सी में लेके मत जाओ। जैसे हमने एग्जांपल देखा था ना कि भैया एकदम हाई सी में लेके मत जाओ, हमारा सिंक हो जाएगा। वो एग्जांपल में देखा था, क्वेश्चन में लिखा है कि हाई सी में लेके मत जाओ, पायरेसी हो सकती है, पायरेट आ सकते हैं, पायरेसी नहीं सॉरी पायरेट्स आ सकते हैं, डकैती हो सकती है। तो उनका जो राइट है वो तो प्रोटेक्टिव राइट हो गया। राइट टू डायरेक्ट द यूज तो एंटिटी एल के पास में है कि नहीं, क्लियर कट क्वेश्चन है। तो एंटिटी आंसर भी देखो, हैज़ द राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ द शिप। और कॉन्ट्रैक्चुअल रिस्ट्रिक्शन जो होता है वो तो प्रोटेक्टिव राइट है कि नहीं, क्योंकि एंटिटी एल डिटरमाइन कर रहा है हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस द एसेट इज यूज्ड। एल हैज अ राइट टू चेंज दिस थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज, देयरफॉर द कॉन्ट्रैक्ट एनालिज। तो हमने अभी तक एक कंसेप्ट देख ली, राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ एन एसेट, और 3 अपने इलुस्ट्रेशन भी देख लिए इसके। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वैसे सभी इंपॉर्टेंट होता है बट ये मुझे थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है लीजेस में। चलिए, तो हम देखने वाले हैं सेपरेशन ऑफ लीज एंड नॉन लीज कंपोनेंट, बराबर सेपरेशन ऑफ लीज एंड नॉन लीज कंपोनेंट, सॉरी। तो सेपरेशन ऑफ लीज एंड नॉन लीज कंपोनेंट में हम सबसे पहला एक कंसेप्ट देखेंगे 4.1। वो है, अगर सपोज मान लो कि राइट टू यूज़ कि मान लो सपोज राइट टू यूज़ मल्टीपल एसेट है, राइट टू यूज़ मल्टीपल एसेट, इसके बारे में इंडेक्स क्या कहते हैं सबसे पहले हम वो देख लेते हैं, फिर बाद में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ जाएगी। कि राइट टू यूज़ मल्टीपल एसेट है ना, तो उसको ईच एसेट को सेपरेट लीज कंसिडर किया जाएगा। क्या कंसिडर किया जाएगा, ईच एसेट को सेपरेट लीज कंसिडर किया जाएगा अगर वो बोथ कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हैं। तो बोथ कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हैं, कंडीशन क्या है कि एसेट जो है वो ऑन इट्स ओन या टुगेदर विथ अदर रेडीली अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ में तुम अगर उसको यूज़ कर सकते हो ऑन इट्स ओन और टुगेदर विथ अदर रेडीली अवेलेबल रिसोर्सेज, एंड वो हाईली डिपेंडेंट ना हो,
हाईली इंटररिलेटेड ना हो। ठीक है, राइट टू यूज़ मल्टीपल एसेट। तो अगर सपोज आपको मल्टीपल एसेट को यूज़ करने का राइट टू यूज़ मल्टीपल एसेट मिला है, तो ईच एसेट को क्या बोला जाता है, सेपरेट लीज बोला जाता है। अगर वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर देती है, तो दोनों कंडीशन कौन सी, ऑन इट्स, कि उसको यूज़ किया जा सकता है ऑन इट्स ओन और टुगेदर विद अदर रेडिली अवेलेबल रिसोर्सेज, एंड जो हाईली डिपेंडेंट या हाईली इंटरलेटेड ना हो। ये कंडीशन अगर आपको देख कर कुछ याद आ रहा हो, आई थिंक लो वैल्यू लीज वहाँ पे भी यही कंडीशन थी। ठीक है, और यहाँ पे भी यही कंडीशन है, तो उसको क्या माना जाएगा, सेपरेट लीज माना जाएगा। नहीं है तो उसको सिंगल लीज कंपोनेंट माना जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल अगर मैंने आपको देना हो, तो मान लो कि ए जो है वो लेज़ी है कि नहीं, और बी जो है वो लेज़र है। ए जाता है बी के पास में, उसको बोलते हैं कि भैया मुझे एक ऑफिस चाहिए, और ऑफिस के साथ में ना उसमें फर्नीचर भी चाहिए। ठीक है, तो ए बोलता है उसको ऑफिस चाहिए, ऑफिस के साथ में फर्नीचर भी चाहिए, और फर्नीचर ऐसा है कि जो फिक्स्ड है, वो मूवेबल नहीं है। हाँ, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो अगर सपोज़ इसको ऑफिस चाहिए, ऑफिस के साथ में उसका जो फर्नीचर वगैरह रहता है वो भी चाहिए, तो ये तो दो एसेट हो गई। बट जैसे मैंने कहा कि कंडीशन क्या है कि फर्नीचर फिक्स्ड है, मूवेबल नहीं है, तो फर्नीचर को तुम ऑन इट्स ओन और टुगेदर विद अदर रेडिली अवेलेबल रिसोर्सेज तो यूज़ कर सकते हो, बट ये हाईली डिपेंडेंट हो गया ना। तुमको फर्नीचर यूज़ करने के लिए वो ऑफिस ओपन करना पड़ेगा, और सेपरेटली तुम फर्नीचर को यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये मूवेबल नहीं है, मूवेबल नहीं है। तो ये हाईली डिपेंडेंट, हाईली इंटरलेटेड होने की वजह से इसको क्या बोलेंगे हम, सिंगल लीज कंपोनेंट बोलेंगे, है कि नहीं। बट अगर यही फर्नीचर मान लो ये मूवेबल है, मान लो ये फर्नीचर जो है आपका, जो कंडीशन हम बोल रहे थे ना कि मूवेबल नहीं है, अगर ये सपोज मान लो मूवेबल है, अगर मूवेबल है तो हाईली डिपेंडेंट भी नहीं, हाईली इंटरलेटेड भी नहीं है। तुम फर्नीचर को यूज़ करना है तो फर्नीचर को अलग से यूज़ कर सकते हो, किसी और को दे दिया, घर पे लेके गए तो इसको अलग से यूज़ कर सकते हो, ऑफिस को अलग से यूज़ कर सकते हो, तो उसको फिर तुम सेपरेटली इस कंपोनेंट की तरह ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज़ द एग्जाम्पल। तो हमने देखा अभी कि अगर मल्टीपल एसेट्स के लिए होता है राइट टू यूज़ मल्टीपल एसेट, तो उसको सिंगल लीज कंपोनेंट की तरह ट्रीट किया जाता है। अगर ऑन इट्स ओन टुगेदर विद अदर रेडिली अवेलेबल रिसोर्सेज उसको यूज़ कर सकते हो, और वो हाईली डिपेंडेंट एंड हाईली इंटरलेटेड ना हो। ठीक है, देखते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, राइट टू यूज़ मल्टीपल एसेट अगर होते हैं, ईच ऑफ सच एसेट को क्या कहा जाता है, सेपरेट लीज कंपोनेंट कहा जाता है। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर सकते हो तो ऑन इट्स ओन तुम इसको यूज़ कर सकते हो, या टुगेदर विद द अदर रेडिली अवेलेबल रिसोर्सेज, एंड नाइदर हाईली डिपेंडेंट नॉर हाईली इंटररिलेटेड एसेट हो। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद में हम एक क्वेश्चन देखते हैं, इलुस्ट्रेशन नंबर 12। अब देखो यहाँ पे, लेजी एंटर इनटू लीज ऑफ एक्सकेवेटर एंड द रिलेटेड एसेसरीज, एक्सकेवेटर अटैचमेंट एंड are used for mining purposes. The Lazy is a local mining company that intend to use the excavator at a copper mine. State how many lease and non-lease component. अभी देखो excavator है and related accessories है। related accessories को तुम अलग से यूज़ कर सकते हो क्या? नहीं। रिलेटेड एसेसरीज़ को अगर अलग से यूज़ नहीं कर सकते हो, उसको एक्सकेवेटर के साथ में ही यूज़ करना है, तो ये तो हाईली डिपेंडेंट, हाईली इंटरलेटेड हो गए, तो इसको सिंगल लीज कंपोनेंट माना जाएगा ना। देखो, without also using the accessories, lazy would be unable to benefit the use of excavator without also using the accessories. Therefore the excavator is dependent upon the accessories. Thus from the perspective of the lazy, the contract contain only one lease component. अब ये बोलता है assuming the same fact in except that the contract also conveys the right to use the additional loading truck. The loading truck could be deployed by the lazy for other uses. अभी लोडिंग ट्रक वाला तो सेपरेटली कंपोनेंट हो जाएगा ना, है कि नहीं। तो अभी एक्सकेवेटर प्लस एसेसरीज एक कंपोनेंट हो गया। लोडिंग ट्रक तो उन्होंने ही डायरेक्टली बोल दिया अदर यूजेस के लिए यूज़ कर सकते हो, तो वो एक अलग कंपोनेंट हो गया। क्या लिखा, लेजी कैन बेनिफिट फ्रॉम द लोडिंग ट्रक ऑन इट्स ओन, can be deployed for other uses and independent of the excavator. The lazy can also benefit from the use of thus from the perspective of the lazy, contract contain two lease component है इसमें, lease of excavator and the lease of loading truck, है क्या नहीं। ठीक है,
अभी उसके बाद में हम जाते हैं सेपरेटिंग द लीज कंपोनेंट, लीज एंड नॉन लीज कंपोनेंट। ठीक है, पहले जैसे मैंने कहा कि हम कंसेप्ट देखेंगे, फिर एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा दूंगा। सेपरेटिंग लीज एंड नॉन लीज, बराबर। तो नॉन लीज कंपोनेंट को सेपरेट क्यों करना पड़ता है? क्योंकि तुमको नॉन लीज कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करके सेपरेटली अकाउंट फॉर करना पड़ता है, दैट्स वाई। नॉन लीज कंपोनेंट माने क्या? नॉन लीज कंपोनेंट मतलब जिसके बदले में तुमको गुड्स और सर्विसेज मिलते हैं, वो हो गया नॉन लीज कंपोनेंट। जिसके बदले में तुमको गुड्स और सर्विसेज मिलता है उसको बोलते हैं नॉन लीज कंपोनेंट। इसको हमको आइडेंटिफाई करना पड़ता है सेपरेटली एंड अकाउंट फॉर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? आइडेंटिफाई करना पड़ता है एंड अकाउंट फॉर करना पड़ता है। अब उसके बाद में ये तो नॉन लीज कंपोनेंट हो गया। कुछ ऐसे कंपोनेंट हो सकते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हो। लेजी जो है वो पेमेंट कर सकता है कुछ ऐसे कंपोनेंट के लिए। किसके लिए? कुछ ऐसे कंपोनेंट के लिए जो गुड्स और सर्विस जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हो। गुड्स एंड सर्विस जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हो, गुड्स एंड सर्विस ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हो। तो ऐसे केसेस में लीज पेमेंट, लेजी जब पेमेंट करता है किसी ऐसे कंपोनेंट के लिए जो गुड्स एंड सर्विसेज नहीं कर रहे हो, उसे क्या, ये नॉट अ सेपरेट कंपोनेंट, तो उसे सेपरेट कंपोनेंट ही नहीं माना जाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि हम पहले कंसेप्ट देखते हैं, फिर हम उसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि सपोज ए है और बी है। ए है हमारा लेज़ी, बी है हमारा लेज़र। ए ने बी के साथ में एग्रीमेंट किया कि भैया मुझे ना बिल्डिंग दे दो तुम, बिल्डिंग दे दो तुम लीज पे 5 साल के पीरियड के लिए। कितने पीरियड के लिए? 5 साल के पीरियड के लिए 10,000 रुपये के रेंट के लिए, पर एनम वाला रेंट। हाँ, तो ऐसा एग्रीमेंट हो गया। अब इस एग्रीमेंट में ये बोलता है बी कि अरे यार 10,000 रुपये दे दो प्लस 500 रुपये ना मुझे ना मेंटेनेंस के भी लगेंगे, 500 रुपये मुझे मेंटेनेंस के भी लगेंगे। अब मेंटेनेंस क्या होता है कि मेंटेनेंस तुमको सेपरेटली गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है ना। तुम बोलोगे सर ये सेपरेटली गुड्स एंड सर्विसेज कैसे प्रोवाइड कर रहा है? तो भैया ये सेपरेटली सर्विस इसलिए प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि मेंटेनेंस की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं? तो मेंटेनेंस की जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है इसके लिए तुम 500 रुपये अलग से दे रहे हो, तो ये नॉन लीज कंपोनेंट हो गया, है कि नहीं? फिर तुमको वो बोलता है कि साथ में 200 रुपये तुम टैक्सेस का भी पे कर दो। टैक्सेस का? अब जो टैक्सेस तुम पे कर रहे हो उसके बदले में कौन सा गुड्स और सर्विस तुमको यूज मिल रहा है? टैक्सेस के बदले में तुमको गुड्स एंड सर्विसेज कोई भी नहीं मिल रहा। वो इन एनी केस वो तो ओनर को पे ही करना पड़ेगा, बराबर कि नहीं? तो टैक्सेस के बदले में तुमको कोई गुड्स एंड सर्विसेज नहीं मिलेगा, तो इसको सेपरेट कंपोनेंट ही नहीं मानते। ठीक है, तो ये थे इसके एग्जांपल। आई होप कि इन एग्जांपल से आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। कुछ वैसे भी अगर कुछ भी डाउट्स रहता है आप कमेंट सेक्शन में डाल के लिख दीजिए कि सर जी ये कंसेप्ट अच्छे से नहीं समझिए, हम ट्राई करेंगे उसको और ज़्यादा बेटरली एक्सप्लेन करने का। ठीक है, तो और जैसे मैं ये वीडियोस वगैरह अपलोड कर रहा हूँ तो मेरे सामने स्टूडेंट्स के फेसेस है नहीं, तो मुझे जनरल जो होता है ना कि फेसेस से समझ में आ जाए कि अरे यार नहीं समझ में आ गए, कि तारे ही चमक रहे अभी भी आंखों के सामने, वैसा अभी मुझे दिखता नहीं है। तो मुझे नहीं समझता है कि मेरा स्पीड जो है या पेस जो है उससे स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं जैसे पहले भी आपको कहा था कि आप प्लीज़ आपके सजेशंस दीजिए, आपके सजेशंस बहुत वैल्यूएबल होते हैं मेरे मतलब जिस टीचिंग फील्ड में मैं जाना चाहता हूँ उसके लिए भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है आपसे आने वाले फीडबैक्स। तो प्लीज़ जस्ट 2 मिनट निकाल के आप एक आपका वैल्यूएबल फीडबैक दे सकते हैं ना, तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, नेवरदलेस ठीक है, अपने टॉपिक से भटकते नहीं हैं। तो नॉट अ सेपरेट कंपोनेंट वो कब होगा? इसका एग्जांपल है जैसे टैक्सेस का पेमेंट आपने कर दिया, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क के लिए कुछ पेमेंट कर दिया, तो उसको सेपरेट कंपोनेंट नहीं मानेंगे। लीज एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें क्या थी कि नॉन लीज कंपोनेंट कब बनता है? नॉन लीज कंपोनेंट बनता है कि जिसके लिए भी तुमने पेमेंट किया है उसके बदले में तुमको गुड्स और सर्विसेज तुमको मिलने वाली हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे? नॉन लीज कंपोनेंट। ठीक है, अभी हम देखते हैं
सॉरी। तो यहाँ पे देखो ये कि लेज़ी रीएम्बर्स करता है, मतलब कभी कभी पेमेंट कर देता है या उसके बाद में रीएम्बर्स हो जाता है, कॉज दैट डू नॉट ट्रांसफर गुड्स एंड सर्विसेज टू द लेज़ी, तो उसको नॉट अ सेपरेट कंपोनेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। ठीक है। जैसे टैक्स हो गया, इंश्योरेंस हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर नहीं करते, कंसिडरेशन एलोकेटेड इन द लीज एंड नॉन लीज कंपोनेंट। यहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो अभी इसके बाद में हम जाते हैं इलुस्ट्रेशन नंबर 13 पर, आइडेंटिफाइंग द डिफरेंट कंपोनेंट्स इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी यहाँ पे देखो, एंटिटी एल जो है वो एंटर करता है ऑफिस बिल्डिंग में, सॉरी, एंटिटी एल रेंट करता है ऑफिस बिल्डिंग लैंडलॉर्ड एम से। तो एल क्या हो गया, लेज़ी हो गया, एम क्या हो गया, लेज़र हो गया, 10 साल के पीरियड के लिए। द रेंटल कॉन्ट्रैक्ट स्टिपुलेट दैट द अभी इसने क्या ले लिया, ऑफिस ले लिया। व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ द अकाउंट्स इन द लेज़ी, यूनिट्स पूछे इसने, तो सबसे पहले इसको क्या मिलेगा, ऑफिस मिलेगा। स्टिपुलेट दैट ऑफिस इज अ फुल्ली फर्निश्ड, तो एक फर्नीचर मिलेगा। हैज़ न्यूली इंस्टॉल्ड एंड टेलर्ड, टेलर्ड ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। टेलर्ड माने क्या कि ये सिर्फ इस तरह ही है, हाईली कस्टमाइज HVAC सिस्टम है, तो ये तो मूवेबल नहीं है, बराबर कि नहीं। इट ऑल्सो रिक्वायर लैंडलॉर्ड एम टू परफॉर्म ऑल कॉमन एरिया मेंटेनेंस ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द अरेंजमेंट, एंटिटी एल मेक अ सिंगल मंथली पेमेंट, और उसके साथ में उसको मेंटेनेंस भी मिलेगा। The term of the arrangement, entity L make a single monthly rental payment and does not pay for the maintenance separately. So the office building has a useful life of 40 years. An HVAC system and office furniture has a life of 15 years. State what are the units of accounts in the lazy. देखो, ऑफिस तो एक हो गया, HVAC एक हो गया, ये एक ही लीज कंपोनेंट है, ऑफिस और HVAC, क्योंकि HVAC टेलर्ड है ऑन इट्स ओन टुगेदर विद द अदर रेडिली अवेलेबल रिसोर्सेज, तुम इसको यूज़ नहीं कर सकते हो। हमने देखा था ना कि लीज कंपोनेंट या नॉन लीज कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए, या इवन लीज कंपोनेंट भी हो, उसको सेपरेट हम कब कर सकते हैं, तभी अगर वो ऑन इट्स ओन टुगेदर विद द अदर रेडिली अवेलेबल रिसोर्सेज तुम उसको यूज़ कर सकते हो और वो हाईली डिपेंडेंट, हाईली इंटरलेटेड ना हो। अब हमने जब देखा कि HVAC सिस्टम जो है वो हाईली डिपेंडेंट है ना, हाईली इंटरलेटेड है, वो बिल्डिंग के अलावा तुम यूज़ ही नहीं कर सकते हो। फर्नीचर में मूवेबल है या इमूवेबल है, ऐसे कभी नहीं बताया गया, ऐसे कुछ भी नहीं बताया गया। तो जब कुछ भी नहीं बताया गया तो अज्यूम कर लेंगे हम कि मूवेबल है ना। तो फर्नीचर एक अलग तुम्हारा कंपोनेंट हो गया, क्योंकि वो तो तुम सेपरेटली यूज़ कर सकते हो, हाईली डिपेंडेंट, हाईली इंटरलेटेड नहीं है। मेंटेनेंस वाला तो तुमको गुड्स एंड सर्विसेज सेपरेटली दे देता है, तो ये नॉन लीज कंपोनेंट हो गया। तो कितने कंपोनेंट है इसमें, 3 कंपोनेंट है। बिल्डिंग हो गया, ऑफिस HVAC, ऑफिस फर्नीचर हो गया, मेंटेनेंस अरेंजमेंट हो गया। बिल्डिंग एंड HVAC जो हो गया वो 1 लीज कंपोनेंट हो गया, बिकॉज HVAC जो हो गया डिजाइंड एंड टेलर्ड स्पेसिफिकली टू बी इंटीग्रेटेड इन ऑफिस बिल्डिंग एंड कैन नॉट बी रिमूव्ड एंड यूज्ड इन अनदर बिल्डिंग विदाउट द इंकरिंग सब्सटैंशियल कॉस्ट। सो दिस बिल्डिंग एसेट्स आर लीज कंपोनेंट बिकॉज दे आर आइडेंटिफाइड। ऑफिस फर्नीचर फंक्शन कर सकता है इंडिपेंडेंटली, यूज़ हो सकता है ऑन इट्स ओन, सो इट इज़ ऑल्सो लीज कंपोनेंट, है कि नहीं। द मेंटेनेंस अरेंजमेंट इज़ अ नॉन लीज कंपोनेंट, मेंटेनेंस एग्रीमेंट जो हो गया वो नॉन लीज कंपोनेंट हो गया। ठीक है। अब उसके बाद में ये क्वेश्चन तो हमने देख लिया, अभी हम देखते हैं एक न्यू कंसेप्ट 4.2 देखिए हमने। हम देखते हैं प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट। प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट, अरे ये क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट, बट इम्पॉर्टेंट है, एक याद रखना, कभी भी आएगा आपको किसी से MCQ में भी आ सकता है। प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट सॉरी, किसके पास में अवेलेबल होता है, ओनली लेज़ी, लेज़ी के पास में ही अवेलेबल होता है, लेज़र के पास में अवेलेबल नहीं होता है। क्या अवेलेबल होता है कि भैया ये कहाँ जनरेट करते बैठ रहे हो, लीज, नॉन लीज, सेपरेट कंपोनेंट वगैरह वगैरह वगैरह, कुछ मत करो यार। जितना भी एग्रीमेंट कर दिया है सबको क्या कर दो, सिंगल
कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट कर दो, सिंगल कंपोनेंट ट्रीट कर दो, एज ए लीज कंपोनेंट जो भी पेमेंट कर रहे हो, चाहे मेंटेनेंस के लिए कर रहे हो, एडमिनिस्ट्रेटिव कर रहे हो, उसको कंपोनेंट मान रहे हो, नॉन लीज कंपोनेंट मान रहे हो या लीज कंपोनेंट मान रहे हो, कैसे भी मान रहे हो, सभी का सभी पेमेंट जो होगा उसको लीज पेमेंट मान लो। सिंपल प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट। ट्रीट इट एज अ सिंगल कंपोनेंट, ट्रीट द एंटायर पेमेंट एज अ लीज पेमेंट, और वो किसको अवेलेबल होगा, लेजी को ही अवेलेबल होगा, है कि नहीं। बस सिंपल है, इतना सिंपल है प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट, क्या ही देखना है इसमें। तो उसको पॉलिसी इस तरह से अकाउंटिंग पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि उसको सिंगल लीज कंपोनेंट मानेगा वो सभी को नॉन देखो, लेजीज दैट मेक अ पॉलिसी सिलेक्शन टू अकाउंट फॉर ईच सेपरेट लीज कंपोनेंट फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट एंड एसोसिएट नॉन लीज कंपोनेंट एज सिंगल लीज कंपोनेंट एंड अलोकेट ऑल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन टू द लीज कंपोनेंट। उसके बाद में अभी देखो कि यार तुमने इतना तो सब कुछ कर लिया कि लीज कंपोनेंट बना दिया अलग से, नॉन लीज कंपोनेंट बना दिया अलग से। अब मैं जब कंसिडरेशन आएगा तो उस कंसिडरेशन को कैसे ट्रांसफ़र करूँगा। यार क्वेश्चन तो अच्छा पूछ रहे हो तुम, कंसिडरेशन को कैसे ट्रांसफ़र करोगे। तो उसके लिए ना इंडेक्स ने दिया हुआ है अलोकेशन ऑफ लीज पेमेंट। इन सारे कंपोनेंट में लीज पेमेंट को अलोकेट किस तरह से करना है, अलोकेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस। किस बेसिस पे, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ ईच कंपोनेंट जो रहेगी ना उसके बेसिस पे हम उसको अलोकेट कर देंगे। अब ये स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस कैसे आएगी, ऑब्जर्वेबल। भैया ऑब्जर्वेबल इनपुट से जो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस दिख रही है वही ले लो, बट अगर ऑब्जर्वेबल तुम बोलोगे है नहीं तो भैया एस्टिमेट कर लो। ऑप्शन कोई नहीं है तुम्हारे पास में, अलोकेट तो तुमको स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के बेसिस पे ही करना है जो ऑब्जर्वेबल होने चाहिए, अगर ऑब्जर्वेबल नहीं है तो एस्टिमेट कर लो, बस इतना सिंपल सा बात है कि नहीं। चलो अभी देखते हैं एक एक क्वेश्चन। इलुस्ट्रेशन नंबर 14, लेजी एंटर इनटू 5 ईयर लीज ऑफ इक्विपमेंट, है कि नहीं, विद द फिक्स एनुअल पेमेंट ऑफ 10,000। 5 साल का है, 10,000 के लिए, 5 साल 10,000 के लिए कितना पेमेंट करेगा भाई, 5 साल में 50,000 रुपये पेमेंट करेगा वो। तो कॉन्ट्रैक्ट फिक्स एनुअल पेमेंट ऑफ 8,000 फॉर रेंट, 1,500 मेंटेनेंस, 500 एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। एक्सप्लेन हाउ द कंसिडरेशन विल बी एलोकेटेड। स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस दे दी ना इन्होंने, फिक्स्ड कितना है, फिक्स्ड पेमेंट 8,000, मेंटेनेंस का कितना पेमेंट है 1,500 एंड 500 एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। मैंने आपको एग्जांपल लिखते समय बताया था कि टैक्सेस हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये हमने पढ़ते हुए देखा था कि ये सब कौन से होता है, इनके बदले में तुमको कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज नहीं मिल रहा है। तो अगर जिसके बदले में गुड्स एंड सर्विसेज नहीं मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, उसको ट्रीट ही नहीं करते सेपरेट कंपोनेंट। तो अगर ये सेपरेट कंपोनेंट ही नहीं है, हाउ द कंसिडरेशन विल बी एलोकेटेड। तो कंसिडरेशन ऑफ 50,000 अलोकेट किस में होगा, अलोकेट होगा ये इक्विपमेंट में एंड मेंटेनेंस में, ठीक है। बस इतना ही आंसर करना है तुमको। द कॉन्ट्रैक्ट कंटेन 2 कंपोनेंट, लीज कंपोनेंट लीज ऑफ इक्विपमेंट, नॉन लीज कंपोनेंट मेंटेनेंस। द अमाउंट पेड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क डज नॉट ट्रांसफर गुड्स एंड सर्विसेज टू द लेजी, ठीक है। देन उसमें उन्होंने क्या बोला है, देयर फॉर द टोटल कंसिडरेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 50,000 विल बी एलोकेटेड टू द लीज कंपोनेंट इक्विपमेंट एंड नॉन लीज कंपोनेंट मेंटेनेंस। बाकी बीच में तुम फैक्ट्स बता दो जो क्वेश्चन में बताए गए थे। Assuming the fact pattern as a case scenario A, except that in addition the contract require the lessee to pay the restoration of equipment to its original condition। तो देखो, अगर तुमको रिस्टोरेशन करना है इक्विपमेंट का ओरिजिनल कंडीशन में, तो इससे लेजी को तो कुछ गुड्स एंड सर्विसेज मिल रहा है क्या, नहीं, लेजी को कोई गुड्स एंड सर्विसेज नहीं मिल रहा है, तो इसको कोई सेपरेट कंपोनेंट नहीं माना जाएगा। contain the 2 component, lease component lease of equipment, non lease component maintenance similar to the amount paid for administrative tasks. The restoration does not transfer goods and services to the lessee as it only performed at the end of the lease term, so therefore the total consideration in the contract is 50,000। तो यहाँ से इन जितने क्वेश्चंस हमने देखे या जितना हमने इंडेक्स का टेक्स्ट देखा उससे हमको एक चीज़ तो समझ में आ गई कि नॉन लीज कंपोनेंट बनने के लिए लेजी गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफ़र होने चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफ़र होने चाहिए, और वो किसको ट्रांसफ़र होने चाहिए, लेजी को ट्रांसफ़र होने चाहिए, वो लेजी को ट्रांसफ़र होने चाहिए, तभी हम मानते हैं, है कि नहीं, तभी हम मानते हैं, क्या मानते हैं, तभी हम मानते हैं कि वो नॉन लीज कंपोनेंट है।
देन उसके बाद में हम देखते हैं लेजी इंटर इनटू लीज ऑफ इक्विपमेंट। 15 नंबर का इलस्ट्रेशन है। द कॉन्टेक्स्ट स्टिपुलेट द लेजर विल परफॉर्म द मेंटेनेंस ऑफ द लीज ऑफ इक्विपमेंट एंड रिसीव द कंसिडरेशन फॉर दैट मेंटेनेंस सर्विसेज। तो इक्विपमेंट है, मेंटेनेंस है, लीज हो गया, मेंटेनेंस नॉन लीज कंपोनेंट हो गया। द कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड द फॉलोइंग फिक्स प्राइसेस, ये प्राइस एलोकेशन है। टोटल कंसिडरेशन 90,000 है। हमको अलोकेट क्या करना पड़ता है, टोटल कंसिडरेशन को अलोकेट करना पड़ता है स्टैंड अलोन प्राइजेस के बेसिस पे ही। कैन नॉट रेडिली ऑब्जर्व नहीं है, हमने देखा तो ऑब्जर्व नहीं होती तो क्या करना पड़ेगा, एस्टिमेट। इसने निकाला भाई एस्टिमेट क्वेश्चन में। एस्टिमेट क्या निकाला कि लीज का 85,000 है और 15,000 है। तो तुम बोलोगे सर तो प्राइस को अलोकेट क्यों करना है, दिया हुआ है प्राइस किसके लिए क्या पे कर रहे हैं, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि प्राइस किसके लिए क्या पे कर रहे हैं, हमें टोटल लेना पड़ेगा। पेमेंट कितना है, 90,000। 90,000 अलोकेट करना पड़ेगा स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइजेस के बेसिस पे। तो 90,000 डिवाइडेड बाय 8500, 90,000 डिवाइडेड बाय 1500 करके देख लो। 90,000 85 डिवाइड बाय 100 आ गया 76,500 एंड 13,500। तो इस तरह से हमने इलस्ट्रेशन नंबर 15 में देख लिया। तो यहाँ पे मोटा मोटी आई थिंक 7 क्वेश्चंस कवर हो गए ना, पिछले लेक्चर में 8 हुए थे। तो यहाँ पे हम एंड करते हैं फिर, क्योंकि फिर ज़्यादा कंसेप्ट हो जाएंगी एक ही वीडियो में। तो आज हमने कंसेप्ट देखी सॉरी, तो आज हमने कंसेप्ट देखी राइट टू डायरेक्ट द यूज़। हमने सबसे पहले देखा था कि राइट टू कंट्रोल। तो राइट टू कंट्रोल में हमने क्या देखा था कि राइट टू कंट्रोल किसके पास में होता है, जिसके पास में राइट टू ऑब्टेन सब्सटेंशियली ऑल इकोनॉमिक बेनिफिट होता है, और राइट टू डायरेक्ट द यूज़ ऑफ एन आइडेंटिफाइड एसेट होता है। उसी राइट टू डायरेक्ट द यूज़ ऑफ एन आइडेंटिफाइड एसेट को हमने देखा था कि राइट टू डायरेक्ट द यूज़ ऑफ एन आइडेंटिफाइड एसेट किसके पास में होता है, जो डिसाइड करता है कि फॉर व्हाट पर्पस एंड हाउ द एसेट विल बी यूज्ड होगी, जिससे इकोनॉमिक बेनिफिट ड्राइव होने वाला हो। एसेट कौन ऑपरेट कर रहा है ये इस डिसीजन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। और सप्लायर के पास में अगर प्रोटेक्टिव राइट है तो ये भी डिसाइड करने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि राइट टू डायरेक्ट द यूज़ ऑफ एन आइडेंटिफाइड एसेट किसके पास है। ये किस बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा, सिर्फ इस सिंगल लाइन से कि व्हाट पर्पस एंड हाउ द एसेट विल बी यूज, ये किसके पास में होना चाहिए। देन उसके बाद में हमने सेकंड कंसेप्ट देखे थे कि सेपरेशन ऑफ लीज कंपोनेंट एंड नॉन लीज कंपोनेंट। उसमें हम क्या देखते हैं कि अगर मल्टीपल एसेट के लिए लीज़ की गई है, मल्टीपल एसेट के लिए लीज़ की गई है, तो ईच एसेट के लिए जो होगा उसको सेपरेट लीज कंपोनेंट माना जाएगा। अगर वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर देती, तो दोनों कंडीशन क्या है कि ऑन इट्स ओन और टुगेदर विद अदर रेडिली अवेलेबल रिसोर्सेज वो लीज़ को तुम कर सकते हो। और वो लीज़ जो है वो हाईली डिपेंडेंट एंड हाईली इंटरलेटेड नहीं है, तो तुम क्या करोगे, उसको हर एक लीज़ को सेपरेट लीज मानोगे नहीं, तो उसको क्या करोगे, सिंगल लीज मानोगे। दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती तो उसको सिंगल लीज कंपोनेंट मानना पड़ेगा। देन सेपरेट लीज एंड नॉन लीज। तो लीज कंपोनेंट एंड नॉन लीज कंपोनेंट एंड नॉन लीज कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए तुमको क्या करना होता है, मैंने बताया था कि नॉन लीज कंपोनेंट मतलब क्या, जो तुमको गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर हो जाता है उसको मानते हैं नॉन लीज कंपोनेंट। देन ऐसा कोई तुम पेमेंट कर रहे हो जिसके बदले में कोई गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो उसको कोई सेपरेट कंपोनेंट ही नहीं माना जाता है। उसको क्या किया, उसको सेपरेट कंपोनेंट ही नहीं माना जाता है। उसके एग्जाम्पल क्या थे, टैक्सेस थे, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क थे, इसमें तुम लिख सकते हो इंश्योरेंस हो गया। फिर हम क्वेश्चन में देखते हैं रिस्टोरेशन का, वो भी हो गया, तो रिस्टोरेशन भी लिख लो, है कि नहीं। इंश्योरेंस हो गया, रिस्टोरेशन हो गया। देन उसके बाद में हम क्या देखते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट। प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट क्या बोलता है कि लीज यार कहाँ झंझट करते बैठ रहा है कि लीज कंपोनेंट नॉन लीज कंपोनेंट हर एक एसेट को सेपरेटली ट्रीट करो, इतना सभी झंझट में मत पड़ो, सभी को सिंगल कंपोनेंट की तरह ट्रीट कर दो, लीज की तरह सिंगल कंपोनेंट लीज की तरह ट्रीट कर दो और लीज पेमेंट को रिकॉग्नाइज कर लो। ये था प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट। और ये बस प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट में बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सिर्फ लेजी के पास में अवेलेबल होता है, लेज़र के पास में प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट अवेलेबल नहीं होता है। फिर से मैं रीइटरेट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि एमसीक्यू वगैरह बन सकता है इस पर कि प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट जो होता है वो लेजी के पास में अवेलेबल होता है, लेज़र के पास में अवेलेबल नहीं होता है। देन एलोकेशन ऑफ लीज पेमेंट। लीज पेमेंट को एलोकेट कैसे करना है, हमने क्वेश्चन में भी देखा था कि लीज पेमेंट अगर अलग अलग दिया भी हुआ है अलग अलग कंपोनेंट के लिए, वैसे के वैसे रिकॉर्ड नहीं करते रेवेन्यू। लीज पेमेंट को एलोकेट करने के लिए इंडेक्स ने स्पेसिफिकली बोला गया है कि उसको ऑब्जर्वेबल स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस के बेसिस पे ही अलोकेट करना है। अगर स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस आप बहाना बनाओगे कि यार स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस तो ऑब्जर्वेबल नहीं है, अरे भैया स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस ऑब्जर्वेबल अगर नहीं है तो एस्टिमेट कर लो, सिंपल है। एस्टिमेट करने के बाद में आप उसको अलोकेट कर दो, बट आपको अलोकेशन स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस के बेसिस पे ही करना है, ऐसे हमने सेपरेटली क्वेश्चन भी देख चुके हैं। सो आई थिंक यहाँ पे हमने मोटा मोटी आज के दिन की कंसेप्ट कवर कर लिए है। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, जो भी कंसेप्ट समझाई वो समझे होगी और आप इसके बाद में अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकोगे और थोड़ी बहुत मेरे लेक्चर से हेल्प हुई होगी। इतना बोल के मैं आज का लेक्चर
यही पे एंड करता हूँ। मिलते हैं जल्दी। थैंक्स एंड बाय।